नमस्कार दोस्तों। जीवन में उम्र के एक पड़ाव पर हर व्यक्ति एक सवाल का जवाब ढूंढता है कि अपनी संपत्ति को वो जीवन काल में उत्तराधिकारियों में वितरित कर दे या फिर मृत्यु के बाद करना बेहतर होगा, और कौन सा उत्तराधिकार उपकरण यानी कि सक्सेशन टूल आपकी आवश्यकताओं के अनुसार हमारे देश में उपलब्ध है। क्योंकि ये हमारे देश में 75% कोर्ट्स में पेंडिंग जो मामले हैं वो संपत्ति के विवादों से संबंधित हैं और लगभग 65% संपत्ति विवाद ही हैं। इन परिवार और संपत्ति विवादों में से कई वसीयत की अनुपस्थिति या वसीयत की अस्पष्टता का परिणाम है। इसलिए हर सुविचारित या जानकार व्यक्ति निश्चित रूप से चाहता है कि यह सुनिश्चित करे कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति या उसके द्वारा अर्जित की गई संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों में उसी प्रकार वितरित हो जैसे कि वह चाहता है और उसके उत्तराधिकारियों के बीच में कोई वाद विवाद उत्पन्न ना हो। सबसे पहले हमें हमारे देश में लागू उत्तराधिकार कानूनों के बारे में जानना आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति किसी दस्तावेज यानी वसीयत के बिना मरता है तो उसे डाइड इंटेस्टेट कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति इंटेस्टेट के रूप में मृत्यु होती है तो उसकी सारी संपत्ति चाहे वह चल या अचल हो उसके धर्म के अनुसार उत्तराधिकार कानून के अनुसार निपटाई जाती है। उदाहरण के लिए हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन की जायदाद हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत सेटल होगी और ईसाइयों और पारसियों की जायदाद भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अंतर्गत। मुस्लिम के लिए ये मुस्लिम व्यक्तिगत कानून शरीयत अधिनियम 1937 इसका निपटारा करता है। हम किसी अन्य वीडियो में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये एक व्यापक अधिनियम है जो उस व्यक्ति की संपत्ति के निपटान के बारे में बताता है जो बिना लिखित वसीयत के मृत्यु को प्राप्त होता है। वसीयत यानी विल वह दस्तावेज है जिसे जीवन काल में वसीयतकर्ता लिखता है और उसको पंजीकृत करना भी बहुत जरूरी है, लेकिन वसीयतकर्ता या टेस्टेटर की मृत्यु के बाद इसे पढ़ा और लागू किया जाता है। वसीयत का लाभ प्राप्त करने के लिए उसके उत्तराधिकारियों को इसको कोर्ट से प्रोबेट करवाना भी जरूरी होता है। यहाँ वसीयतकर्ता ने अपनी अकल और जिम्मेदारी से फैसला किया होता है कि उसकी संपत्ति किस तरह से उसके बच्चों में वितरित हो, उनके बच्चों वारसों को किस तरह से वो मिले। चेतावनी के रूप में ये बताना जरूरी है, इसमें 2 गवाह और इसकी रजिस्ट्रेशन करवाना भी बहुत जरूरी है। हालांकि वसीयत अपने प्रभावशीलता के लिए सर्वमान्य रूप में सराही जाती है, इसके बावजूद इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद पारिवारिक विवाद भी उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि उसकी मृत्यु के बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो क्या फिर जीवित रहते समय ही संपत्ति का वितरण करना बेहतर होगा या किसी की वसीयत के अलावा कोई और भी साधन उपलब्ध हैं? तो उपलब्ध साधन कौन से हैं? संपत्ति का उपहार कर देना यानी गिफ्ट करना भी एक टूल है। परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव से बचने के लिए गिफ्ट एक अच्छा प्रोसेस है जो कि इच्छित लाभार्थियों को हस्तांतरित किया जा सकता है। इसके अलावा इसे लागू करना भी आसान है और गिफ्ट में प्रोबेट करवाना जैसी दिक्कतें भी नहीं आती। इसमें मालिकाना हक तुरंत ट्रांसफर हो जाता है। रिश्तेदारों को दिए गए उपहार यानी ब्लड रिलेशंस में ये कर मुक्त यानी टैक्स फ्री होते हैं। इससे ये गिफ्ट जो है उत्तराधिकार का बहुत एक सुरक्षित और प्रभावी साधन माना जाता है। हालांकि गैर रिश्तेदारों को दिए गए उपहार प्राप्तकर्ता के हाथ में टैक्सेबल हो सकते हैं। एक हिंदू के पास व्यक्तिगत संपत्ति को परिवार के HUF या अपने स्वयं के HUF को उपहार देने का विकल्प भी उपलब्ध है, जबकि ये HUF के हाथों में भी टैक्सेबल नहीं है। संपत्ति बेचकर और उसको कैश करवा के यानी वित्तीय विरासत में बदलकर ट्रांसफर करना भी एक अच्छा उपाय है, जिससे कि निष्पक्ष वितरण किया जा सकता है और टकराव से बचा जा सकता है और संपत्तियों का कुशल प्रबंधन भी किया जा सकता है। यदि आपके बच्चे विदेश में रहते हैं और वो करियर और जिम्मेदारियां अधिक हैं और आपकी संपत्ति को बनाए रखने में उनकी कोई रुचि नहीं है, तो बेहतर है कि उसको बेचकर और कैश के रूप में या किसी और लिक्विड एसेट के रूप में अपने बच्चों में वितरण किया जा सकता है। लेकिन संपत्ति बेचने से कैपिटल गेन टैक्स यानी कि पूंजीगत टैक्स जो लाभ पर लगता है और स्टैंप ड्यूटी भी लगती है और फिर उस वक्त क्या रेट वगैरह है वो भी इसको प्रभाव करते हैं। और फिर एक बड़ा ही प्रभावशाली और मजबूत उपकरण है निजी पारिवारिक ट्रस्ट यानी प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बनाकर भी आप अपने जीवन काल में अपनी प्रॉपर्टी को उत्तराधिकारी और लाभार्थियों में ट्रांसफर कर सकते हैं। निर्धारित करने की अनुमति देता है कि संपत्तियों का प्रबंधन और वितरण कैसे किया जाए। इसमें गोपनीयता भी बनी रहती है और इसमें प्रोबेट जैसी प्रॉब्लम भी नहीं आती। फिर एक फैमिली सेटलमेंट डीड भी कानूनी दस्तावेज है
जिसमें परिवार के सभी सदस्यों को संपत्ति का हकदार और उनकी शर्तें सेटल की जा सकती हैं कि प्रॉपर्टी को मैनेज किया कैसे किया जाएगा। उसके बाद आता है नॉमिनेशन यानी नामांकन। ये मूवेबल एसेट्स यानी बैंक खाते, इक्विटी शेयर्स, इन्वेस्टमेंट्स, जीवन बीमा, म्यूचुअल फंड, रिटायरमेंट खाते, लॉकर जैसे चीजों में नॉमिनेशन की जा सकती है। इसको प्राप्त करने के लिए नामांकित व्यक्ति का दस्तावेज और प्रमाण होना जरूरी है, और जो इसको क्लेम कर रहा है उसको सिंपली अपनी आइडेंटिटी प्रूव करनी है। और यदि नामांकित ही लीगल हायर यानी विधिक उत्तराधिकारी है तो ये मूवेबल एसेट्स को ट्रांसफर करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इसके बाद जॉइंट अकाउंट्स विद सर्वाइवरशिप क्लॉज भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि हर अकाउंट में आप अपने जिसको अपना बना सकते हो उसको आप जॉइंट अकाउंट होल्डर रखें, जैसे आइदर और सर्वाइवर की क्लॉज डाल के, ताकि किसी तरह की प्रॉपर्टी ट्रांसफर में आफ्टर वंस डिमाइज किसी तरह की दिक्कत ना आए। तो ये सारे टूल्स हैं। अंततः दोस्तों, जबकि ये सबसे बढ़िया तो यही है कि आप अपनी संपत्ति का खुद आनंद लें, लेकिन अगर संपत्तियों का विवरण उत्तराधिकारियों में करना आपने तय कर ही लिया है तो अचल संपत्ति के बारे में सलाह दी जाती है कि इसे मृत्यु के बाद ही वितरित होना या वितरित करना बेहतर रहेगा। इसमें विल करनी पड़ेगी, और विल के बारे में यह ध्यान रखना है कि ये अनएम्बिगुअस हो और बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखी गई हो। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी आयुष्मान हो और अपनी जिंदगी का खूब आनंद लें। नमस्कार।